फादर्स डे पर परिधि न्यूज़ के द्वारा जो श्रृंखला प्रसारित की जा रही है, हमने हर तरह के अतिथि को हमारे इस सीरीज़ का हिस्सा बनाने की कोशिश की। और अगले क्रम में मैं आप सभी से मिलवा रही हूँ बैतूल ज़िले की प्रसिद्ध डॉक्टर, बेहद संवेदनशील बहुत ही सरल स्वभाव की हैं आप, डॉक्टर कृष्णा मौसिक। और बडोरा में आपका हॉस्पिटल है आरके मेमोरियल, जिसके संचालक हैं आप। हाल ही में 1 साल इस हॉस्पिटल ने पूरे किए हैं। और मैडम का जो कहना चाहिए संघर्ष महिलाओं के लिए भी उदाहरण है और पुरुषों के लिए भी उदाहरण है। और जब बात पिता की हो तो पिता के त्याग समर्पण के बिना शायद इस मुकाम पर आपका पहुंचना संभव नहीं था। तो आइए जानते हैं आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि पर पहले हम आपका स्वागत करते हैं मैम। बहुत बहुत स्वागत है आपका परिधि न्यूज़ में। बताइए किस तरह की पारिवारिक पृष्ठभूमि थी? सर्वप्रथम तो सबसे पहले मैं परिधि श्रृंखला का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आपने मुझे इसका पार्ट बनाया और मेरी आवाज़ आप तक के पहुँचाने की और सभी लोगों तक पहुँचाने के लिए मुझे प्लेटफॉर्म मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी हो रही है। जी जी। और अब पारिवारिक जीवन की अगर हम बात करते हैं तो नो डाउट लाइफ बहुत संघर्षफुल रहा है बचपन से, क्योंकि हम ग्रामीण क्षेत्र से हैं और मेरे पिताजी कोल माइंस में वर्कर थे जी। और बहुत छोटी सी तनख्वाह थी, उसमें हम 4 बच्चे, मैं अकेली सिस्टर और मेरे 4 भाई। लेकिन पिताजी 5 बच्चे, 3 भाई और मैं अकेली सिस्टर, 4 भाई बहन। तो आप इस चीज़ से बिल्कुल नकार नहीं सकते कि माता पिता ने हमारे लिए कितना कुछ किया होगा। थोड़ी सी तनख्वाह में 4 बच्चों को पालना, पोसना, बड़ा करना और यहाँ तक के पहुँचाना, इसके लिए मैं दिल से अपने माता पिता का धन्यवाद करना चाहूँगी। बिना माता पिता के सहयोग के, बिना फैमिली के कोई भी इंसान कभी भी अपनी सपनों को पूरा नहीं कर सकता है। जैसे कि पढ़ाई के लिए अगर मैं कहूँ कि पिताजी ने हमेशा ही क्या बोलते तो मोटिवेट करते रहे, क्योंकि हमारे माता पिता दोनों अनपढ़ हैं। लेकिन उनकी इच्छा थी, दिली इच्छा थी कि बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़े। जो गरीबी उन्होंने जी है, जो उन्होंने देखी है, तो वो ये चाहते थे कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़े, अच्छा जीवन जिए। मुझे एक समय की कहानी याद है, बात याद है कि जब मैं 5th क्लास में थी, तो आज भी मुझे याद आता है। मैं मेरे बच्चों को भी मैं यही एग्जाम्पल देती हूँ कि भाई हम जब आपको माता पिता ने किताब लाकर दे दिए तो आप आगे क्यों नहीं पढ़ रहे? मुझे हमेशा याद रहती है। और ये आगे पढ़ना, क्यों नहीं पढ़ना, ये क्वेश्चन हमेशा मेरे दिमाग में रहता है। मुझे याद है मेरे पिताजी जब ड्यूटी से आए थे और हम लोगों को बहुत डर लगता था पिताजी से, तो हम बहुत ज़्यादा डरते थे, टू मच। मतलब अगर मम्मी ने कहा कि पापा जी आ गए तो बिल्कुल सोई पटक सन्नाटा हो जाता था घर में। और एक किसी को अगर डांट पड़ गई तो चारों अपने आप लाइन में लग जाते थे जी। तो बैड लक था शायद उस दिन मेरा कि पापा जी ने बुक उठा ली अपने साइंस की और कहा कि बस आ जाइए आप। अच्छा, क्लास लग गई? यस, क्लास लग गई। तो स्कूल का जैसे स्टार्टिंग टाइम था तो बहुत ज़्यादा कोर्स हुआ नहीं था, मुश्किल से 4 या 5 चैप्टर ही पढ़ाया गया था स्कूल में। पिताजी के हाथ में लग गई 10वां नंबर का चैप्टर। अच्छा, जो पन्ना खोला उन्होंने वहीं से शुरू कर दिया? वहीं से शुरू कर दिया। और अब बोले कि बताओ, तो मैंने निकल गया सडनली मेरे मुँह से कि पापा अभी तो हमको सिर्फ 5 चैप्टर ही पढ़ाया ना, आगे का तो पढ़ा नहीं। एक चटाक जोरदार पड़ी। वो दिन मुझे आज भी याद है। और उस दिन से लेके आज दिन तक मैंने कंठस्थ कर लिया कि टीचर आपको अगर मान लो यहाँ पढ़ा रहा तो आप टीचर से 4 चैप्टर आगे चलो जी। ये बड़ी सीख थी, ये बहुत बड़ी सीख थी। और शायद उसी सीख की वजह से आज मैं यहाँ हूँ। बहुत तो मैं दिल से अपने पिताजी का सच में धन्यवाद कर। उस समय तो मुझे बहुत बुरा लगा कि ये क्या बात होती है भाई, पढ़ाया तो हमको यहीं तक है, आगे कैसे हम पढ़े, है ना। तो पिताजी का कहना था कि भाई किताबें हमने ला कर दी है ना, आपने आगे क्यों नहीं पढ़ा। और जीवन में अगर हमको आगे बढ़ना है तो आपको 2 कदम आगे चलना ही पड़ेगा। ये बहुत बड़ी सीख है उनकी कि अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो 2 कदम आगे चलना पड़ेगा। मैम, किस तरह का संघर्ष रहा डॉक्टर बनने तक के सफ़र में? किस तरह की परिस्थितियाँ रही? सबसे पहले तो उस समय में ना ही लाइट की कोई सुविधा थी। हम लोगों ने चिमनी में पढ़ाई करी है जी। और कोयले के धुएं में पढ़ाई करी है जी। तो
हमको याद है कि जब इतना कंपटीशन तो था ही, उस समय भी था, और हमारे मोहल्ले में उस समय एक तरह से जैसे पारिवारिक रूप से एजुकेशन की समझ नहीं थी, इसलिए वो सपोर्ट नहीं मिला, कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं अपनी फैमिली की, या ये कह लो कि मैं अपनी कम्युनिटी की पहली फीमेल डॉक्टर हूँ। बहुत बड़ी बात है। जी जी। तो संघर्ष में जीवन तो था ही, पढ़ाई को लेकर के भी और सभी चीज़ को, क्योंकि इतना ट्यूशन, आपके पास इतनी बुक्स नहीं होती थी, आपको पता नहीं होता था कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। जो टीचर ने आपको पढ़ा दिया सो पढ़ा दिया, लेकिन बस यही है कि पिताजी का एक वो उद्देश्य कि भाई आपको कुछ करना है, और हमारे टीचरों का भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है। तो हम लोग सुनते थे जब हम 12th में थे तब कि भाई पीएमटी करने से डॉक्टर बनते हैं। अच्छा। हाँ जी जी जी, बड़ा क्रेज था पीएमटी का, जो 80 के दशक वाले लोग हैं और इसके पहले वाले लोग हैं। बहुत ही अच्छा समय था वो, और हमारे टीचरों का बहुत अच्छा योगदान रहा है। तो वो यही कहते थे कि बेटा पीएमटी पास कर लो, डॉक्टर तो बन ही जाएंगे जी। तो वो दिमाग में था कि यार पीएमटी कैसे पास की जाए। हाँ। तो एक दिन हम सडनली पहुंच गए सर के पास और पूछा फिजिक्स वाले टीचर से कि सर पीएमटी करने के लिए क्या करना होता है। तो उन्होंने बस एक ही चीज़ कहा कि बेटा आप साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ लो जी, 12th 75% से निकाल लीजिए, और पीएमटी की कोचिंग होती है, कोचिंग करिए, पास हो जाइए, बन गए डॉक्टर। अच्छा, और आपने उसको फॉलो किया? तो हमने फॉलो किया, और डॉक्टर कैसे बनना है ये इसके पीछे भी एक कहानी है जी। एक्चुअली जब मैं 8th स्टैंडर्ड में थी तो हमारे यहाँ पे कोल माइंस पाथरकड़ा में हॉस्पिटल है जी, जो कि पापा जी कोल माइंस में थे। तो जब भी घर का कोई सदस्य बीमार होता था तो वो माइंस के हॉस्पिटल में जाते थे। तो उस समय मेरी माता जी बहुत बीमार हो गई, उनको डायरिया हो गया। तो मैंने देखा कि जब पापा जी तो थे नहीं, तो ड्यूटी चले जाते थे, मैं 8th क्लास में थी तो सारा कुछ मुझे करना होता था हॉस्पिटल में रह करके। तो मैंने वहाँ पे एक चीज़ नोटिस करी, वो चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी। अच्छा। कि जो डॉक्टर्स थे वहाँ पर वो थोड़ा सा भेदभाव करते थे कि जो बहुत अच्छे घर से है उनको वो बहुत अच्छा अटेंशन देते थे, और जो थोड़े गरीब घर से हैं उनको वो अटेंशन नहीं मिलता था। तो वो चीज़ मुझे पीड़ा थी वो। हाँ, वो चीज़ मुझे लगी कि यार ये तो बहुत गलत है, क्योंकि इंसान है, बीमार तो बीमार है। तो मुझे लगता है कि सारे डॉक्टर्स को एक जैसा अटेंशन देना चाहिए और एक जैसा इलाज देना चाहिए। चूँकि मैं छोटी थी, मैं कुछ बोल नहीं सकती थी, लेकिन हाँ उस दिन मेरे माइंड में किक हुआ कि नहीं, अब अगर कुछ करना है तो डॉक्टर बनना, तो डॉक्टर ही बनना है, और अच्छा डॉक्टर बनना और है, ऐसा डॉक्टर बनना है कि कोई भी इंसान पैसे की कमी से या अपनी गरीबी के कारण वो इलाज के मोहताज ना रह जाए। ये बहुत ही अच्छी सोच है आपकी, और ये संवेदनशीलता दर्शाती है कि समाज के लिए जो है पीड़ित वर्ग के लिए डॉक्टर की उपलब्धता होना बहुत ज़रूरी है, जो आज के समय में बहुत कम लोगों के मन में है, क्योंकि धरती का भगवान तो डॉक्टर को ही कहा जाता है ना। ये बड़ी कहीं ना कहीं हम भी इन चीज़ों से जो हर व्यक्ति दो चार होता है कई बार इस सारी चीज़ों से। मैम जानना चाहेंगे कि आरके मेमोरियल हॉस्पिटल किस तरह से अस्तित्व में आया? आप पहले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी रहे हैं, तो इसको ये सपना कैसे साकार हुआ, या ये किस तरह से मूर्त रूप में आया? जैसे कि देखो अभी हमने डिस्कस किया कि कहीं ना कहीं जो गरीब तबके का जो इंसान होता है, व्यक्ति होता है, वो कहीं ना कहीं सफ़र करता है। हाँ जी। तो वो तब से लेके अभी तक के पीछा नहीं छूटा। जब मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी थी तब भी मैंने नोटिस किया जी। तो वहाँ से फिर मुझे लगा कि नहीं, ये रहा नहीं है ये, हाँ ये मेरे लिए ठीक नहीं, क्योंकि मैं जिन लोगों की मदद करना चाह रही हूँ उनकी मैं मदद नहीं कर पा रही हूँ, मेरे हाथ कारणवश बंधे हुए रहते थे। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, और चूँकि मेरे हस्बैंड जो कि पीडियाट्रिशियन थे अभी वो नहीं है, तो उनका एक सपना था कि हम अपने कम्युनिटी के लिए कुछ करें। ट्राइबल कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं, कोरकू समाज से, और ये बैतूल जिले का काफ़ी पिछड़ा समुदाय कहलाता है, और आप शायद उस समाज की, शायद मध्य प्रदेश की पहली डॉक्टर हैं। तो हमारा बहुत बड़ा भागीदारी बनती है कि हम अपने समाज के लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए कुछ करें। तो वो उनके दिमाग में था कि यार नहीं, हम अपना एक हॉस्पिटल खोलेंगे और हम उन सारे गरीब लोगों के, जो भी असहाय लोग हैं जिनको वाकई मदद की आवश्यकता है, तो वो हम करेंगे।
जी, और ये सपना साकार होता देखा जी। भी है मैंने। मेरा खुद का एक अनुभव था जब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से एक केस को हमीदिया रिफ़र किया था और वो वहाँ के खर्च को भुगतान नहीं कर पाए थे, जी। तो भाग कर आए थे बैतूल, और उनके बारे में मैंने आपसे बताया। और शायद अभी 2 दिन पहले ही उस बच्चे का जिसका बर्थडे बर्थडे सेलिब्रेट किया। बर्थडे सेलिब्रेट किया। तो ये चीज़ें ऐसी होती है जो कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन देती जी। है कि हमने ऐसे व्यक्ति की मदद की बिल्कुल। जो वाकई नीडी था। क्या संस्कार या क्या चीज़ आप देखती हैं, आपको क्या लगता है कि क्या आपके अंदर आपके पापा के जैसा है और क्या आपके बच्चों में उनके पिताजी के जैसा है, आपके जैसा है? मैं ज़्यादा तो नहीं कह सकती, लेकिन हाँ मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पिताजी बहुत हार्ड वर्किंग थे, तो वो गुण मेरे अंदर भी है। 24 घंटे बस काम करते रहो और डेडिकेशन से काम करते रहो, ईमानदारी से काम करते रहो। और जैसे आरके मेमोरियल अस्तित्व में आया, उसके बाद किस तरह की चुनौतियाँ, क्योंकि जब सर का जाना हुआ उसके बाद आप पर जिम्मेदारियाँ दोहरी आ गई, हॉस्पिटल भी देखना है, दोनों बेटियों को भी आपको वो करना है, अब एक पिता की भूमिका में भी आप हैं, तो कैसे आप सामंजस्य बिठाती हैं? ये बहुत कठिन क्वेश्चन है। हाँ। और सामंजस्य बिठाना वाकई बहुत बड़ी बात है। एक सिंगल वर्किंग वुमेन और ख़ासकर आपको हॉस्पिटल रन करना जी अकेले और फैमिली को संभालना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके उद्देश्य अच्छे हैं, आपके इरादे नेक है और आप डिसिप्लिन और संस्कारी है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी काम को करने में कोई बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है और धीरे धीरे चीज़ें होते रहती है। बस आप ईश्वर को याद करो तो सारे काम अपने आप होते रहते हैं। हम जब आप डॉक्टर बने थे तब पापा जी का क्या रिएक्शन था? उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। हाँ, मतलब जैसे पता चला होगा कि आप डॉक्टर बन रहे हैं, तो कुछ, क्योंकि वो जिस तरह की परिस्थितियों से निकले, पढ़े नहीं थे, श्रमिक थे, और उसके बाद उन्होंने जब देखा कि उनके बेटे इंजीनियर और डॉक्टर बन रहे हैं, तो वो किस तरह से उन्होंने बयां किया? आप यकीन नहीं करेंगे कि हमारी फैमिली जो इतनी गरीब से बिलोंग करती है, लेकिन मेरे माता पिता के कारण ही आज हमारे घर में मैं डॉक्टर हूँ। मेरा बड़ा भाई जो है DRDO में साइंटिस्ट है और जो मेरा छोटा भाई है MPB में AE है, असिस्टेंट इंजीनियर है। बहुत बड़ी बात है। और जो मेरा छोटा भाई है वो पूरा खेती बाड़ी संभालता है। मतलब ये है कि कोयले की खान से 4 हीरे निकले। आप ये कह सकते हैं कि तो ये बिना माता पिता के तो पॉसिबल नहीं था। तो मैं दिल से अपने मम्मी पापा का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। अब जब पापा का किस तरह से परिवार में सपोर्ट मिलता है, कैसे वो आप लोग जैसे उनके बीच में सामंजस्य बिठाते हैं? अभी जैसे पापा जी अब तो खैर रिटायर हो गए हैं, लेकिन बहुत खुशी होती है जब वो हमारे बारे में कहते हैं कि देखो हमारे बच्चे यहाँ है। मतलब ये बात हो गई कि बच्चों से जो है अब पिता की जब पहचान होती है, और वो बात हमेशा हर व्यक्ति यही कहता है कि मेरे बेटे के नाम से मैं जाना जाऊं या मेरी बेटी के नाम से मैं जाना जाऊं, तो उससे बड़े गर्व का दिन कोई नहीं हो सकता। और आपने वो दिन, आपके भाई बहनों ने भी वो दिन उन्हें बार बार दिखाया, तो ये बड़ी गर्व की अनुभूति होती होगी। आप 4 भाई बहनों में सबसे ज़्यादा उद्यमी कौन था और सबसे ज़्यादा मार किसे पड़ी? मार तो शायद नहीं, मुझे तो मार नहीं पड़ी। बच गए? हाँ, बच गई। बस वही वाला वही आपने डायलॉग दिया था ना कि एक को ठीक करो तो बाकी सब 3 लाइन पे लग जाते थे। और रही बात उद्यमी की, तो उद्यमी तो मैं थी ही सही। हाँ। बहुत ज़्यादा। फिर कुछ और एक बार तो मुझे याद है जब हम लोग 5th क्लास के स्टूडेंट थे, और मतलब ये सारी चीज़ें पाँचवीं के बाद से तो फिर हमने बिल्कुल ऐसे रास्ता पकड़ लिया कि बस अब रुकना ही नहीं है। जी जी जी। तो हमारे मोहल्ले में एक टीचर आते थे, ट्यूशन पढ़ाते थे 1 घंटे। तो उस दिन वो सर नहीं आए थे, तो हम लोग 8-10 बच्चे थे और घर में ही पीछे क्या बोलते तो जामुन का पेड़ था। अच्छा, ये आम जाम की कहानियाँ बहुत आ रही है सीरीज में। जी। तो बस मस्ती कर रहे थे और एक लड़के से मेरी लड़ाई हो गई, तो उसने मुझे मार दिया, तो मैंने पत्थर उठा के उसका सिर फोड़ दिया। गुड। फिर मतलब लड़कियां कमज़ोर नहीं है? लड़कियां कमज़ोर नहीं है, लड़कियां कमज़ोर नहीं हो सकती है। कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। सिर फोड़ दिया। अब ब्लड देखा तो मैं घबरा गई कि अब तो घर जाऊंगी तो मेरा सिर फूटेगा।
तो मैं चढ़ के जामुन के पेड़ पे चढ़ गई। बहुत ही बढ़िया। एक से बढ़कर एक गांव में जी। तो वो मज़ेदार बात मुझे अभी भी याद आता है। मैंने ये नहीं सोचा कि यार अगर मैं पेड़ पे चढ़ूंगी तो मैं तो आसानी से पकड़ी जाऊंगी ना। हाँ। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो वो किस्सा मुझे अभी भी याद आता है कि देखो हम बचपन पर में हुआ क्या, लास्ट पे परिणाम क्या हुआ? परिणाम क्या, फिर हमको मुर्गा बना दिया गया। ओह, पापा ने बनाया था? और कितनी देर के लिए? 1 घंटे कम से कम। अच्छा, आजकल तो स्कूलों में मुर्गा बनाने का प्रचलन खत्म सा हो गया लेकिन है। मुझे लगता है कि वो दिन भी एक बहुत बड़ा सबक था हमारे लिए कि भाई आप साथ में रहते हैं तो मिलजुल के रहना चाहिए और किसी का सिर तो फोड़ना नहीं चाहिए कम से कम। सही बोल रहे हैं आप। जी मैम, क्या आप मैसेज देना चाहेंगे न्यू जनरेशन्स को, और ख़ास तौर से वो बच्चे जो डॉक्टर बनने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए भी हम चाहेंगे कि आपकी तरफ से कोई संदेश आए। और एक बात और, कई बार हम अपने पापा से कोई बात नहीं कह पाते हैं, है ना, क्योंकि एक अनुशासन होता है या पिता को लेकर एक डर भी होता है। और हम इतना मतलब जैसे मदर के साथ हर चीज़ को शेयर कर पाते हैं ना, एक चंचलता वहाँ एक ज़्यादा क्लोज हो जाती है, चाहे वो बेटा हो या बेटी उनके। लेकिन पिता के सामने शब्द जो है चुप हो जाते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ आप उनसे कहना चाहते हैं तो वो ज़रूर आप इस मंच के आज भी माध्यम से। हम यहाँ तक पहुँच गए, लेकिन वो सम्मान, वो डर आज भी हमारे पिताजी के लिए है। मतलब उनकी एक आवाज़ से भी हमें डर लगने लगता है जी। तो मैं अपने पिताजी से यही कहना चाहूँगी कि पापा थैंक यू एंड आई लव यू कि आपने हमको वो फ्रीडम दिया जी। जिसके कारण आज हम यहाँ पर हैं। तो मैं आज की जनरेशन को ये संदेश देना चाहूँगी कि अगर पेरेंट्स आपको फ्रीडम देते हैं तो उसका दुरुपयोग ना करें, और जिस मकसद से आपको भेजा गया है, जैसे आजकल के बच्चे बाहर कोचिंग करने जाते हैं, पढ़ने जाते हैं और वो गलत राह अपना लेते हैं, तो ये हमारे समाज के लिए बहुत दुख की बात है। तो मैं उन बच्चों से ये कहना चाहूँगी कि अपने माँ बाप का रिस्पेक्ट करें। वो हमारे सपनों को पूरा करने के लिए पता नहीं उनके कितने सपने उन्होंने कुर्बान कर दिए। तो मुझे लगता है कि अगर हम थोड़ा भी अगर कॉन्शियस होंगे इस चीज़ के लिए तो हम कभी गलत रास्ते नहीं जाएंगे और मंजिल को यूँ ही प्राप्त कर लेंगे। आपकी 2 बेटियां हैं, उनके लिए भी आपके कुछ सपने होंगे, और किस तरह से जो है एक हॉस्पिटल को रन करते हुए उन बच्चों को आप गाइड कर रही हैं, वो भी हम चाहेंगे कि सामने आना चाहिए। देखिए, हमारे पास एज ए डॉक्टर और एज ए गायनिकोलॉजिस्ट समय की बहुत ज़्यादा कमी होती है। तो बड़ी बेटी तो मेरी बाहर बोर्डिंग स्कूल में, हाँ छोटी मेरे पास में रहती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि इसको थोड़ी थोड़ी चीज़ें सिखाऊं कि जैसे हर चीज़ के लिए थैंक यू बोलना चाहिए, हर चीज़ के लिए हमको कृतज्ञता अपनाना चाहिए, और कभी भी अमीरी गरीबी और इसके बीच में आपको डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहिए। और ये सीख बहुत मायने रखती है, और ख़ास तौर से क्योंकि आप उनके लिए पिता भी हैं तो आपको दोहरी जिम्मेदारी उनके लिए निभानी पड़ती है। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपने हम लोगों से बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम।